हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, जिसमें हम 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के करेंगे जैसा हम करते हैं, और 20 क्वेश्चन साइंस के, और लास्ट में 10 क्वेश्चन जी के जीएस के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना करंट अफेयर्स। ठीक है, और मैं बताऊँ इसमें मार्च मंथ का होगा। ठीक है, मार्च मंथ के हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। फरवरी और जनवरी के हमने दो क्लास में, पहली स्टार्टिंग दो क्लास में हमने कर लिए। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नौसेना आयुध निदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? संजय मिश्रा को किया गया है, बीपी सिंह को, राकेश वर्मा को, या फिर अजय कुमार को? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, बीपी सिंह। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें बीपी सिंह को 1 मार्च 2026 से नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार दिया गया है। अगर बात करें इन्होंने किसकी जगह पर आए हैं, तो ये दिवाकर जैन के स्थान पर आए हैं, जो 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कमिश्नर कश्मीरी महिला सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? सबा सोल, नसीमा अख्तर, फरजाना, या आसिया? जिसे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता, तो सबा सोल बनी है। ठीक है, तो सबा सोल पहली महिला होंगी जो कश्मीर से आती हैं। ठीक है, यानी सेंट्रल जेल की पहली सुपरिटेंडेंट बनने वाली कश्मीरी महिला हैं सबा सोल। ठीक है, अगर बात करें इनकी नियुक्ति जम्मू और कश्मीर जेल विभाग में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत एच के दुआ किस देश में भारत के राजदूत रहे थे? फ्रांस में रहे, जर्मनी में, जापान में, या फिर डेनमार्क में? तो राइट आंसर हो जाता है इसका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम बात करें वो थे कौन, तो वे एक पत्रकार थे। ठीक है, कौन थे? प्रख्यात पत्रकार थे, और ये हमारे राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, और डेनमार्क में पूर्व राजदूत भी थे। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून के संपादक के रूप में भी वर्क किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लद्दाख का उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को किया गया है, आर एन रवि को, वीरेंद्र कुमार सक्सेना को, या फिर अनुराग ठाकुर को? तो राइट आंसर हमारा विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है हमारा विनय कुमार सक्सेना। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू ने इनको लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले ये दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, आपको पता भी होगा केजरीवाल से इनके संबंध बहुत बहस वाले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पश्चिमी कमान के अगले जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी को, अनिल चौहान को, या फिर पुष्पेंद्र पाल सिंह को? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा सी, पुष्पेंद्र पाल सिंह को। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं पुष्पेंद्र पाल सिंह। इनको जो इंडियन आर्मी है उसके वेस्टर्न कमान का अगला COG बनाया गया है, यानी कि कमांडर इन चीफ बनाया गया है। नाउ ये किसकी जगह पर स्थान लेंगे? जो लेफ्टिनेंट जनरल थे MK काटियार, उनके जगह पर ये सेना मतलब पद पर आए हैं, वो सेनानिवृत्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसको चुना है? तो राइट आंसर हमारा मुश्तबा खमेनेई। ठीक है, इनके फादर की डेथ के बाद जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किए थे, उसमें खमेनेई की मौत हो गई थी। तो उसके बाद में मुश्तबा खमेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अगर हम बात करें इनके जो पहले ईरान के सुप्रीम लीडर थे वो कौन थे, तो वो थे अयतुल्ला अली खमेनेई। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद ये चुनाव किया गया अंतरिम रूप से, और इनको खमेनेई को बना दिया गया, मुश्तबा खमेनेई को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट किसे नियुक्त किया गया है? सुधा मूर्ति, कल्पना चावला, आरएम ना नाचमई, या फिर आरती प्रभाकर? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा आरएम नाचमई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में
जो आरम नाचवई हैं वो भारत में कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अध्यक्ष बनने वाली देश की पहली महिला बनेंगी, मतलब बनी हैं। उन्होंने क्या कहा, जनरेटिंग स्टेशन की चीफ सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल की बनी है, भूटान की, श्रीलंका की या फिर बांग्लादेश की? तो राइट आंसर हमारा नेपाल की बनी है। ठीक है, तो LGBTQ अधिकार प्राप्त कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली सांसद बनी है जो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, किस पार्टी से उनको नियुक्त किया गया है? स्वतंत्र पार्टी के तहत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से उनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC की अध्यक्ष कौन बनी है? विजय श्रीनिवास, साध्वी निरंजन ज्योति रागिनी या फिर सुष्मिता सिंह? तो राइट आंसर हमारा बी, साध्वी निरंजन ज्योति। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री, मतलब जो साध्वी निरंजन है वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हैं। इनको अब NCBC का भी अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, नाउ ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है ये वाला आयोग? तो आर्टिकल 338B के तहत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चीन में भारत का नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन को किया गया है, तिरंजीत सिंह सिंधु को किया गया है, विक्रम देसाई को किया गया है या फिर संजय वर्मा को किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम देसाई, विक्रम दोराई स्वामी। ठीक है, ये है कौन? तो भारत में नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। इससे पहले वो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अनुतिन चारनाविरकुल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया? बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो बी, थाईलैंड के नए PM अनुतिन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उनको 293 वोटों के बहुमत के साथ थाईलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से चुना गया है। उन्होंने जो, मतलब उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? वो नथवा फोंग, उन्होंने नथवा फोंग थे जिनको उन्होंने हराया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा अडुक्कल पोंगला कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर हमारा विजयवाड़ा, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। ना, तो ये पवित्र त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। और कौन से मंदिर में मनाया जाता है? अडुक्कल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। इसको 2009 में महिलाओं के एक दिन में सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज रिकॉर्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चपाचारकूट मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो चपाचारकूट यानी कि वसंत उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो जहाँ पे जिसमें भी उत्सवों में कूट वर्ड आ जाता है वो मैक्सिमम मिजोरम से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाता है? मिजोरम। तो मिजोरम का वसंत उत्सव है जिसे मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मतलब झूम की जो कटाई होती है ना, ये एक कटाई उत्सव है। ठीक है, उसकी कटाई होने के बाद फिर मनाया जाता है जश्न के तौर पर। तो ये, और इस उत्सव के दौरान प्रसिद्ध पारंपरिक चेराव यानी कि बांस डांस भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरहुल पर्व कहाँ पर मनाया गया है जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो राइट आंसर है इसका झारखंड, क्योंकि आपको पता होगा सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है? वो झारखंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक प्रमुख आदिवासी प्राकृतिक पर्व है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। और अगर बात करें, उरांव समुदाय इसे खदी और मुंडा समुदाय बा पर्व और संथाल समुदाय बहा पर्व के नाम से मनाता है। यानी कि 3 अलग अलग समुदाय हैं, तीनों अलग अलग नाम से मनाते हैं। अगला हमारा, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार का 60वां सम्मान यानी 2025 में किसको दिया गया है? गुलजार को, माँ श्वेता देवी को, UR अनंत मूर्ति को या फिर R बैरामुथु को?
तो राइट आंसर हमारा इसका आर बैरामुथु, ठीक है, आर बैरामुथु यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये कहाँ के हैं, ये तमिल के कवि है, ठीक है, कहाँ के, ये एक तमिल कवि हैं और गीतकार हैं, ठीक है। इनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी किस कृति के लिए मिला है, तो कलिकाटू इतिहासम, जिसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला है, और इनको साहित्य अकादमी भी इसके लिए मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसको प्रदान किया गया है, तो नवतेज सरना को दिया गया है, देवव्रत दास को दिया गया है, ममता कालिया को, या फिर खजूर सिंह को। तो राइट आंसर हमारा ममता कालिया को, ठीक है, जी हाँ, ममता कालिया सही आंसर है। ममता कालिया को उनके किसके लिए मिला है, जीते जी इलाहाबाद, यानी कि उन्होंने स्मरण लिखा था ये जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए इनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2025 का हिंदी के लिए। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो 24 इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 का पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन बने हैं, राजेंद्र सिंह, काव्य मंदानी, वंदना शिवा या अनिल अग्रवाल। तो राइट आंसर हमारा काव्य मंदानी, ठीक है। तो ये कितनी एज है, 44 ईयर के हैं, प्रोफेसर हैं काव्य मंदानी। नाउ इसको मतलब जो इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जल का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज मिलते हैं ना दुनिया के सबसे बड़ा अवार्ड, तो इसको जल का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। जिसको जीतने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। नाउ इन्होंने एक वो दी थी अपनी अवधारणा, ठीक है, वाटर बैंकरप्सी, ठीक है, जो वर्ल्ड भर में फेमस है, वर्ल्ड भर में फेमस है। 18 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है, मुंबई ने जीता है, कर्नाटक ने जम्मू कश्मीर में, या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, ये हुबली में हुआ था, ठीक है। और कर्नाटक को हराया था। कर्नाटक कितनी बार जीत चुके हैं, टोटल 8 बार जीत चुके हैं, और हुआ कहाँ था, ये हुबली में हुआ था। और जम्मू कश्मीर के जो टीम के कप्तान थे वो पारस डोगरा थे। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाला कौन सा देश बना है, तो भारत ने जीता है, न्यूजीलैंड ने, या श्रीलंका ने, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने। तो राइट आंसर हमारा भारत किसको हराया है, न्यूजीलैंड को हराया है, ठीक है। किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया है, ठीक है। अगला, तो इस टूर्नामेंट में मतलब कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं वो संजू सैमसन रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आधिकारिक फुटबॉल मैचों में 900 गोल करने वाली इतिहास के दूसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, रोनाल्डो बने हैं, मेसी बने हैं, एम्बापे बने हैं, या फिर नेमार बने हैं। तो राइट आंसर हमारा लियोन मेसी। कितने गोल कर दिए इन्होंने, टोटल 900 गोल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इनके बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, अर्जेंटीना देश से आते हैं। इन्होंने कितने मैच खेले हैं, 142 मैचों में 900 गोल कर चुके हैं ये, और सबसे तेज 900 गोल करने वाले ये खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं, इससे पहले रोनाल्डो ये खिताब पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, यानी वे 900 गोल पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन है विज्ञान के बेस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का हमारा, भौतिक के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है, न्यूटन के सेकंड लॉ को कहा जाता है, या फिर सेकंड या थर्ड को, या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा न्यूटन का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको मैंने समझाया भी था कि अगर कोई चीज़ गतिमान है तो वो गति में ही रहेगी, यानी मोशन में ही रहेगी। अगर कोई चीज़ स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर किसी भारी तरीके से इफेक्ट ना किया जाए, यानी कि भारी अगर हम कुछ पर बल नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो अपनी गति में ही रहेगी। अगर स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, जब तक उस पर कोई भारी बल काम नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य स्थिति में एक स्वस्थ मानव का पीएच, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, 4.6.4 या 7.4 या 8.0। तो राइट आंसर हमारा 7.4, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो हल्का सा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है।
ना इसका जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 7.235 से लेकर 7.45 तक। तो हम एक एवरेज एवरेज ले लेते हैं 7.4, ठीक है। और ये अगर संतुलित नहीं होती तो हमारा जो बॉडी होती है वो सही से काम नहीं कर पाती, यानी कि संतुलित करवाने के लिए इसका पेच वैल्यू का सही होना नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रतिरोध को मापने की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या फिर वोट है? तो राइट आंसर हमारा ओम, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? वोट में नापते हैं, ठीक है। सॉरी, वोट में नहीं, ओम में नापते हैं। आंसर टिक सही कर रहा था हमने, ठीक है। तो ओम का जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ओम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसे करते क्या है? तो अगर हमारी कोई विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके जो रास्ता है उसमें अगर हमको मतलब कि रुकावट पैदा करनी है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है? ओमेगा बोलते हैं। जो मैंने साइन बनाया ना, इसको ओमेगा बोलते हैं। इसको ही रेजिस्टेंस को इसके द्वारा ही दर्शाया जाता है, ठीक है। और जो इसकी खोज की थी वो साइमन ओम के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका का शक्ति क्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा इससे निकलती है। और मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो इसका अलग से डीएनए होता है, यानी कि एक कोशिका अंग ऐसा है जिसका खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के भीतर सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसको एटीपी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और अगर जिसकी एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडोनोसाइन ट्रोफोस्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? खगोल शास्त्री के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा? तो राइट आंसर हमारा नौ संचालकों के द्वारा। यानी कि जो जहाज वगैरह चलाते हैं, पनडुब्बी चलाते हैं, तो उसमें सोनार लगी होती है, उसके द्वारा वे दूर की चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो सोनार का अगर हम कंप्लीट यानी कि फुल फॉर्म की बात करें, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग है, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो जो पानी के नीचे छुपी हुई वस्तु होती हैं उसको पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि दूर तक इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगना मुख्य रूप से किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर है इसका ऑक्सीकरण, ठीक है। मैंने बताया था, जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है तो वायुमंडल से, और वायुमंडल से ही वो जल की प्राप्ति कर लेता है, जिसके बाद लोहे पर धीरे धीरे रस्ट लगने लगता है, यानी जंग लगने लगता है। इसे कोई ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और जंग लगने के बाद लोहे का जो वेट होता है वो घटता नहीं है, वो बढ़ जाता है, और ठीक है, यानी कि वेट लोहे का बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, कैल्सिफेरॉन या एस्कॉर्बिक एसिड? तो राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का ऑप्शन, विटामिन मतलब सी ऑप्शन ही है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी, बी और सी कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन होते हैं ए और डी और ई के, ये सब होते हैं जो बसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू, संतरा आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ऊतकों की मरम्मत और इम्यूनिटी के लिए ये जरूरी होता है। और इसकी कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो राइट आंसर हमारा परमाणु क्रमांक, ठीक है। किसने दी थी? ये मोजले ने दी थी। और जो मतलब कि इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी मोजले ने ये दी थी। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर ये आधारित होती है, ठीक है। इन्होंने प्रूव किया था कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को मापने की एसआई इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। और पावर इक्वल टू 1/f होता है, यानी कि जो पावर होती है लेंस की वो फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो मैंने बताया वो यहाँ पे है। और जो उत्तल लेंस की पावर होती है वो पॉजिटिव में होती है, और जो अवतल लेंस की पावर होती है वो माइनस में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है, तो यह पीयूष है? तो यकृत है। और जो पीयूष ग्लैंड है वो उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यकृत जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, मतलब जो सबसे बड़ा ऑर्गन है आंतरिक, वो यकृत ही है।
और सबसे बड़ी वही स्रावी ग्रंथि भी यकृत ही है, ठीक है। और मैं बताऊं यहाँ से पित्तरस का भी निर्माण होता है, लेकिन जो पित्तरस स्टोर होता है वो पित्ताशय में होता है। और पित्तरस करता क्या है, जो हमारा खाना होता है यानी कि जो खाने के अंदर बसा होती है उसके पाचन में ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, पास्कल होती है, हर्ट्ज होती है या फिर जूल? तो राइट आंसर हमारा जूल, ठीक है। तो एक जूल होता क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक जूल कार्य की वह इकाई, मतलब एक जूल वह कार्य है जो एक न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने पर किया जाता है। यानी कि एक जूल वह कार्य है, जैसे आप कोई वस्तु है ये, ठीक है, इस पर हम 1 न्यूटन का बल लगाया हमने, कितना, 1 न्यूटन का, और इसको हमने 1 मीटर विस्थापित कर दिया, यानी कि 1 मीटर इसको आगे खिसका दिया, तो वो जो हमने कार्य किया वो 1 जूल के इक्वल किया। ये है पूरी डेफिनेशन, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? समान ही होती है, यानी कि जूल ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो यही होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। NaCO3 इसका यूज किया जाता, कहाँ पे क्यों करते हैं खाने में? तो जो खाने की चीज़ होती है उनको फुलाने के लिए, और जो हमारे पेट में, मतलब कि हमारे बॉडी में एसिडिक नेचर को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन डी पूरे दिन प्राप्त नहीं होता, जो सुबह और शाम की धूप होती है उससे ही विटामिन डी हमको मिलता है, ठीक है। इससे अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, विशेषकर जो बच्चे होते हैं उनकी, ये हड्डी की मजबूत और कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान कितना होता है? 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या 10.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर 11.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? तो राइट आंसर हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरी हुई वस्तु को के वेग में वृद्धि कर देता है, ठीक है। इसका मान जो होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी कि जो स्मॉल जी है ना, उसका हर जगह ना जो वैल्यू होगी वो 9.8 नहीं होगी। अगर हम मेडिटेरेनियन, मतलब कि भूमध्य रेखा पर हैं, तो इसका मान कम होगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों, मतलब पोल की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, समथिंग 10 तक पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो जो हमारे दंत चिकित्सक होते हैं, यानी कि जो डेंटलिस्ट होते हैं ना, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। हल्की बेहोशी हो जाती है इसके वजह से, ठीक है। तो एक ऐसी है रंगीन और गंधित गैस है, इसको सूंघने पर हल्की हंसी का उपयोग, मतलब अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर हमारा विटामिन के। जब हमारे जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो खून निकलने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उस पर एक परत आकर जम जाती है, जो बिना दवाई के खुद शरीर बॉडी रिलीज कर देता है। तो वो किस वजह से होता है? उसको रक्त का थक्का ही बोलते हैं। तो वो विटामिन के की वजह से होता है। अगर अब विटामिन के की कमी होगी तो वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो ये और क्या काम होता है इसका? तो प्रोबोथोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसको बनाने में भी विटामिन के हेल्प करता है। और जो ये प्रोमोथोमिन प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया और उसको स्राव को रोकने के लिए ये वाला प्रोटीन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जॉर्ज जो डार्विन को कहते हैं, लेमार्क को बोला जाता है, या वॉटसन को, या फिर ग्रेगर जोहान्स मेंडल को कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो जोहान्स मेंडल है, इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है।
अगर अब मैं बात करूं तो इन्होंने, आपको 9th हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं, जो मटर के दाने होते हैं उस पर अपने प्रयोग किए थे। उसकी वजह से इन्होंने अनुवांशिकता का रूल भी, मतलब नियम भी दिया था, और इन्होंने प्रभाविता और पृथक्करण के 2 नियम दुनिया के सामने रखे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस इकाई में मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, या नॉट में, या फिर मैक में? तो राइट आंसर हमारा डेसिबल। हर्ट्ज में जो मापी जाती है वो ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है, ठीक है। तो डेसिबल इसका वो होता है, ठीक है, यानी कि सही आंसर क्या है हमारा? डेसिबल। इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता और प्रवणता को मापने के लिए किया जाता है। जो हमारी मानव के लिए अच्छी होती है वो 45 डेसिबल की साउंड होती है। जो 85 डेसिबल से अधिक होती है उसको हम नहीं सुन सकते। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्राई आइस का रासायनिक रूप क्या है? तो जो हमारी CO2 होती है ना, सॉलिड CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ही ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। इसका यूज शीतलन के तौर पर किया जाता है। इसका अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉलिड और CO2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसका तापमान बहुत कम होता है। इसे पिघलाकर, मतलब कि अगर हम पिघलाएंगे ना तो ये ठोस है ना, सीधा किस में जाएगी? गैस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज नहीं होती, यानी कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया को करती है, सब्लिमेशन को करती है, ठीक है। सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए आमतौर पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी हमने जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो हमारे सामने शीशा लगा होता है, तो किस दर्पण का लगा, मतलब कौन सा दर्पण यूज होता है वहां पर? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, या फिर परवलयाकार। तो राइट आंसर हमारा सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब चेहरा अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो ये चेहरे का बड़ा और सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बड़े प्रतिबिंब कारण जो दाढ़ी बनाना होता है वो, और जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उसको देखना आसान हो जाता है, ठीक है। यानी छोटी चीज भी बड़ी करके दिखती है अवतल दर्पण में, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं साइंस और करंट अफेयर्स के, दो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम स्टैटिक जीके और जीएस देखने वाले हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? हमको बताने मौलिक कर्तव्य किस में है? 14 में है, 32 में है, या 51A में है, या फिर अनुच्छेद 368 में है? तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे नागरिकों को गिवन है कि वो उसके देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, वो किस में दिए हुए हैं? तो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान 1976 द्वारा संविधान संशोधन करके इनको जोड़ा गया था। मतलब किस समिति पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। उन्होंने कितने जोड़ने की, मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सलाह दी थी? 10, लेकिन अब जो है वो 11 है, एक को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, या फिर राजा राम मोहन राय? तो हमारा राइट आंसर है राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। तो और इनको आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भारत में सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजन जैसी बुराइयों का कड़ा विरोध किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सींग वाले गेंडे के लिए वर्ल्ड भर में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हमारा असम में है, ठीक है। क्या आंसर हो जाता है? असम में। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बना हुआ है, ठीक है। और 1985 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, ठीक है। और अगर दुनिया की हम बात करें, जो एक सींग वाले गेंडे हैं उनमें से 2/3 यहीं पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहास की प्रसिद्ध पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1757, या फिर 1761? तो राइट आंसर हमारा 1526, ठीक है। क्या आंसर हो जाता है? 1526। अगर हम पूरी डेट के बाद बात करें तो 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ी गई थी। किस किसके बीच में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? बाबर
और इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के बीच। आपको पता होगा बाबर काबुल से आया था और इस वॉर को जीतने के बाद उसने दिल्ली में, मतलब कि यहाँ पर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा है जो वॉर में मारा गया था। वो कौन था? इब्राहिम लोदी, और ये हार गया था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई थी 1526 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमको बताना है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, अनाईमुड़ी है, नीलगिरी है, या फिर महेंद्रगिरी है? तो राइट आंसर हमारा अनाईमुड़ी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? अनाईमुड़ी की हाइट है लगभग 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर इसकी हाइट है। जो ये केरल में है। कहाँ पर है अनाईमुड़ी? ये केरल में है। केरल में अगर हम बात करें तो इडुक्की जिले में है, इडुक्की जिले में है। और जो हम पश्चिमी घाट होता है उसकी जो अनाईमलाई पहाड़ी है उस पर ये स्थित है। यानी कि किस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी? अनाईमलाई की। ठीक है, अनाईमलाई पूरी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, जहाँ पर किसमें है? वो केरल में है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है इसको दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है, यानी सबसे ऊंची चोटी है तो इसको साउथ का एवरेस्ट कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हमारा मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में। और मैंने पहले ही बताया था जितने भी मैक्सिमम बैंक हमारे, उनका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है। इसलिए उसको वित्तीय राजधानी भी कहते हैं भारत की, मुंबई को। ठीक है, और जो आरबीआई की अगर बात करें स्थापना की तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी, जो 1934 में अंग्रेज रूल लेके आए थे उसके अकॉर्डिंग हुई थी। और जो इसका मुख्यालय था पहले वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, और आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय बताना हमको कहाँ पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पेरिस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, अगर बात करें जो यूनेस्को है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वर्ल्ड भर में शांति को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कृषि से जुड़ी सुनहरी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तिलहन से है, मत्स्य से है, दुग्ध से है, या फिर बागवानी और शहद से है? तो राइट आंसर हमारा बागवानी और शहद। ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? बागवानी और शहद से जुड़ी हुई है। जबकि जो श्वेत क्रांति है वो हमारे दूध से जुड़ी हुई है, और जो हमारी नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है, और तिलहन से जुड़ी हुई है हमारी, याद नहीं कर पा रहा है शायद, काली, मतलब कि याद ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति को कब से शुरू किया गया था? 1991 से स्टार्ट किया गया था और 2003 तक। ठीक है, इसको शुरू किया गया था। इसके दौरान भारत में फल, शहद और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। अगर मतलब इनका जनक किसको बोलते हैं सुनहरी क्रांति का? तो निरपक टूतेज को भारत में सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत मतलब दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल नामजाओ, यानी कि जो तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? केबुल नामजाओ। ठीक है, जो कहाँ पर है? लोकतक झील में है। तो लोकतक झील बतानी कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मणिपुर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। और मैं बताऊं, जो लोकतक झील है ना, लोकतक झील है वो जो हमारी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। और अगर बात करें हम इंडिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो बुलट झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की। और जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे
आंतरिक रूप से, यानी कि जो भारत के अंदर स्थित है, वो कौन सी है? सांबर झील राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो लोकरक झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें ये फुल फुमड़ी फुमड़ी यानी कि होता क्या है, जैसे ये पूरी झील है, इसमें ना फुमड़ी जम जाती है, यानी घास वगैरह और मिट्टी वगैरह ऐसे गोल गोल बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ही ना ये बनाया गया है, ठीक है। नामक तैरते हुए गोलकार दलदलों और संगाई हिरण के लिए फेमस है ये झील जो है, ठीक है। और इस पर लोग रहते भी हैं इस झील में, ठीक है। पूरे पूरे गांव बसे हुए हैं, पूरा पूरा गांव, ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर जो करना है वो होमवर्क में करना है कि जो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में करना। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।